हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे गॉस लॉ की एप्लीकेशंस। लास्ट क्लास में हम गॉस लॉ पढ़ चुके थे, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएस। क्या पढ़ा था हमने? जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है दैट इज गिवन बाय क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीए व्हिच इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ क्यू एनक्लोज्ड। क्यू एनक्लोज्ड भी कह सकते हैं या क्यू इन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये था हमारा गॉस लॉ जो हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे। याद करा देता हूँ, छोटी सी बातें हैं। क्यू एनक्लोज क्या होते हैं? गॉसियन सरफेस के अंदर प्रेजेंट सारे चार्जेस का सम। यहाँ पर हम वो चार्जेस नहीं लेते हैं जो सरफेस से बाहर होते हैं। अब यहाँ पर एक टर्म यूज की गई थी, गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस वो सरफेस होता है जिसे हम इंटीग्रेशन के लिए चूज करते हैं। ठीक है। अब गॉसियन सरफेस यूजुअली इस तरीके का हम लेते हैं कि हमें इंटीग्रेशन करने में आसानी हो। अब इंटीग्रेशन में आसान क्या होंगे? सच दैट जो ये इंटीग्रल ऑफ डीए है ना, ये आसानी से हो जाए। मतलब इसलिए ये कुछ स्टैंडर्ड ज्योमेट्रीज जैसा ही रहेगा। जैसे अगर कभी सर्कल हो सकता है, कभी हमारे पास सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस आ सकता है, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस आ सकता है। तो रिमेंबर, सरफेसेस हम ऐसे चूज करेंगे such that integration is simplified। ठीक है, जहां पर हमें डायरेक्ट यूजुअली फॉर्मूले पता होंगे, इस टाइप के हम गॉसियन सरफेस अज्यूम कर लेंगे जो कुछ चार्ज को एनक्लोज करेंगे। इसके अलावा एक बात और बताई थी, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E, that is the electric field due to all the charges which are present either inside or outside the Gaussian surface। ये सारा डिस्कशन हम कर चुके थे। इसके अलावा सॉलिड एंगल का कंसेप्ट भी हम समझ चुके हैं। आगे स्टार्ट कर रहे हैं गॉस लॉ के कुछ एप्लीकेशंस। अब एप्लीकेशंस बेसिकली है हमारे पास कुछ एक्सटेंडेड ज्योमेट्रीज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना, जिसके लिए इंटीग्रेशन वैसे बहुत टफ हो जाएगा। ठीक है, अभी तक आपने कुछ ज्योमेट्रीज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट की है, जैसे एक फाइनाइट लेंथ ऑफ वायर के लिए, जैसे कुछ एक सर्कुलर आर्क के लिए, एक रिंग के लिए, एक डिस्क के लिए। ऐसी ज्योमेट्रीज के लिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड इवैल्यूएट कर चुके हैं। आज हम ऐसी एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं, ऐसी ज्योमेट्रीज की बात कर रहे हैं जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आसानी से निकाला जा सकता है अगर हम एक एप्रोप्रिएट गॉसियन सरफेस अज्यूम कर लें। तो स्टार्ट करता हूं पहली एप्लीकेशन के साथ। जो फर्स्ट एप्लीकेशन है हमारी, एप्लीकेशन नंबर 1, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग। किसकी बात हो रही है? एक इनफाइनाइटली लॉन्ग straight uniformly charged wire। एक यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है। देखिए, अब एक डायग्राम बना के मैं बता देता हूं आपको। जैसे इस तरीके की एक वायर है, इनफाइनाइट है। ठीक है, इट इज कैरिंग सम चार्ज। ठीक है, मैंने मान लिया इस पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है। और चार्ज डेंसिटी जो है वो दे रखी है लैम्डा। लैम्डा स्टैंड्स फॉर लीनियर चार्ज डेंसिटी। आपसे पूछ लिया गया कि चलो किसी भी पॉइंट P, मान लीजिए ये पॉइंट P है, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें इवैल्यूएट करनी है। अब देखिए गॉस लॉ किस तरीके से अप्लाई करते हैं। हम एक ऐसा सरफेस बनाएंगे जो थोड़ा सा चार्ज एनक्लोज करता हो। इतना पता चल गया तो बहुत है। तो देखिए, मैं P पॉइंट के लिए एक ऐसा सरफेस चूज करना चाहूंगा सच दैट सरफेस के ऊपर पॉइंट P लाया करे। याद रहे, हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं वो गॉसियन सरफेस के ऊपर आएगी। ठीक है, तो हम एक ऐसा सरफेस बना रहे हैं सच दैट वो पॉइंट P उस सरफेस पे लाई कर जाए और साथ ही साथ सरफेस को चार्ज एनक्लोज कर ले। तो इसके लिए जो एक सरफेस बनाया जाता है वो एक सिलेंड्रिकल सरफेस बनाया जाता है। ऐसा सरफेस, एक सिलेंड्रिकल सरफेस सच दैट ये जो पॉइंट P है वो इस सरफेस पे लाई कर जाए। ठीक है, अब एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस मिला है हमें। इसको मैं टर्म दे रहा हूं सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। अच्छा, ये जो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है उसकी लेंथ जो मैंने उठाई है वो L लेंथ उठा ली है। द लेंथ इज L। और ये जो पॉइंट P है ना वो यहां से R दूरी पे है। कितनी दूरी पे? R दूरी पे। तो R दूरी का एक R रेडियस का एक सिलेंडर बना दिया गया। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछ लूं कि व्हाट इज द चार्ज एनक्लोज्ड इनसाइड द गॉसियन सरफेस, वेरी इजी। अगर मैं पूछ लूं कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, तो इतनी सेक्शन ऑफ लेंथ ऑफ वायर के कारण ही तो आपके पास चार्ज है। तो वो मुझे लिखना चाहिए लैम्डा इनटू L।
इतनी लेंथ है L मल्टीप्लाइड बाय चार्ज पर यूनिट लेंथ गिव्स यू द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इनसाइड द गॉसियन सरफेस। अब देखिए, अब मुझे हर सरफेस पे E डॉट dA लिखना है, ठीक है। देखिए पहले तो मैं ये आइडेंटिफाई करता हूं कि कितने सरफेसेस हैं इस गॉसियन सरफेस के। 3 सरफेसेस हैं, एक ये वाला फ्लैट सरफेस, एक ये नीचे वाला फ्लैट सरफेस और एक ये कर्व्ड सरफेस। तो देखिए एक मैंने छोटा सा एरिया एलिमेंट यहां ले लिया और इसका डायरेक्शन क्या होगा, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। दिस इज योर dA1। सिमिलरली यहां पर अगर मैं एक छोटा सा एलिमेंट ले लूं तो इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी dA2। यू नो द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन आउटवर्ड डायरेक्शन। और एक मैंने कर्व्ड सरफेस पे यहां पर ले लिया एरिया, दिस इज माय dA3, ये dA3 है, ठीक है। ये 3 सरफेसेस मैंने उठा लिए हैं। आपको याद होना चाहिए कि लीनियर वायर के लिए, लाइन चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो परपेंडिकुलर टू द वायर होती है। ये अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि इस तरीके से साइन कंपोनेंट्स कैंसिल हो गए थे, बस कॉस कंपोनेंट्स के कारण ही इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द लाइन वायर। इसी तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में होगी, ऑब्वियसली दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड कर रही है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एंगल जो है वो 90 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पर जो एंगल है वो 90 डिग्री बिटवीन DA और E। यहाँ पर एंगल जो है वो 0 डिग्री है, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। यहाँ पर जो एंगल है वो 90 डिग्रीज है। गॉस लॉ लगा रहा हूँ। गॉस लॉ कैसे अप्लाई करेंगे? इंटीग्रल ऑफ E डॉट dA इक्वल्स टू समेशन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब मैं अपने इंटीग्रल को 3 टुकड़ों में तोड़ूंगा क्योंकि यहाँ पर 3 अलग-अलग टाइप के एलिमेंट्स लिए हैं। तो पहला एलिमेंट जो है तो मैं लिखूंगा E डॉट dA1, E डॉट dA1 प्लस इंटीग्रल सेकंड वाले के लिए लिखूंगा E डॉट dA2 और थर्ड वाले के लिए लिखूंगा E डॉट dA3 इक्वल्स टू समेशन q। व्हाट इज समेशन q? लैम्डा l डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब तीनों एलिमेंट्स को देखिए और उनके बीच का एंगल देखिए। जैसे ही डॉट प्रोडक्ट खोलूंगा तो यहाँ थीटा आ जाएगा और थीटा कितना है? cos थीटा आएगा। पहले वाले केस में थीटा कितना है? 90 डिग्रीज, यहाँ लिख दे रहा हूँ। थीटा 90 आ जाएगा तो cos थीटा 0 हो जाएगा। जैसे ही ये 0 हो गया तो ये वाला फैक्टर खत्म हो जाएगा, तो दिस फैक्टर रिड्यूसेस टू 0। नेक्स्ट केस यहाँ पर खोलूंगा तो आ जाएगा E dA2 cos थीटा। थीटा कितना है? अगेन 90 डिग्री, तो यहाँ पर भी थीटा 90 डिग्री होने की वजह से cos थीटा कितना हो जाएगा? 0, तो यहाँ का भी फ्लक्स 0। थर्ड वाले सरफेस के लिए देखिए, अब यहाँ पर जो इंटीग्रेशन है, देखिए यहाँ पर हर पॉइंट पे r दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक जैसी होगी। इनफैक्ट हर एक पॉइंट पे, इस सिलेंडर के हर एक पॉइंट पे, बिकॉज़ दे आर लाइंग एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन वायर, यू नो दिस, ठीक है। तो सब r डिस्टेंस पे हैं। अगर मैं यहाँ लिखूंगा तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसी, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसी होगी तो इसे हम बाहर निकाल सकते हैं इंटीग्रल से, सिंपल सी बात है। तो पहले तो मुझे ऐसे लिखना चाहिए E dA3 cos 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और dA3 दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं। और उसके बाद मैं इंटीग्रल से बाहर E को भी निकाल दे रहा हूं। ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? यूनिफॉर्म है। दैट इज इक्वल्स टू लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए cos 0 तो 1 हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू इंटीग्रल ऑफ dA3। अगर इस सरफेस पे प्रेजेंट सारे एलिमेंट्स का मैं सम कर दूं तो सरफेस एरिया, इनफैक्ट कर्व्ड सरफेस एरिया जो है सिलेंडर का वो आ जाएगा। The curved surface area of the cylinder is 2 pi RL. Curved surface area कितना होता है? 2 pi RL, which is lambda L upon epsilon naught. देखिए L से L कैंसिल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो आ जाएगी वो आ जाएगी लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय R। बहुत खुशी की बात ये है कि आप 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसी फॉर्मेट में आ जाएगी जो आपने पहले याद कर रखी थी। देखिए यहाँ क्या आ जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज k, तो ये हो जाएगा 2 तो ऊपर चल ही रहा है, लैम्डा भी चल रहा है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k हो जाएगा और अपॉन में r। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल कम आउट टू बी 2k लैम्डा बाय r। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? 2k लैम्डा बाय r के बराबर है। दैट मींस अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वर्सेस r का, अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा तो इट शुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ, ठीक है, बिकॉज़ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। तो ये पहली एप्लीकेशन है। ये चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे। पहले मैंने एक फाइनाइट सेगमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी,
और फिर उसे इनफाइनाइट के लिए एंगल्स 90 डिग्री सब्स्टिट्यूट करके किया था। अब यहाँ पर देखिए एक एप्रोप्रिएट सिलिंड्रिकल गाउसियन सरफेस हम अज्यूम कर लिए सच दैट उस सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम थी, और तब उसी के कारण मैं इस E को इंटीग्रल से बाहर ला पाया, नहीं तो नहीं ला पाता। ठीक है, तो गॉस लॉ ऐसे भी हम सारे छोटे एलिमेंट्स के लिए लगाते ही हैं, बट कन्वीनियंटली हम यूज इसलिए करते हैं सच दैट इंटीग्रेशन के झंझट से हम बच पाए। तो ये पहली एप्लीकेशन है, नोट कर लीजिए। देखिए दिस इज सेकंड एप्लीकेशन, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग सॉलिड सिलेंडर। अब आपके पास एक सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर का कहने का मतलब है नॉन कंडक्टिंग है और सॉलिड है, दैट मींस जो चार्ज है वो उसके वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, सॉलिड सिलेंडर कहने का मतलब है 3D डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है। ठीक है, और ये इनफाइनाइटली लॉन्ग जो है, ठीक है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, इस तरीके का आपको दिया हुआ है। मान लीजिए कि एक सिलेंडर है और ये जो है ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है। ठीक है, एक सिलेंडर which is extending infinitely like this। ठीक है, infinitely ये extend कर रहा है। This is the axis of the cylinder। ठीक है, और जो चार्ज है वो इसके वॉल्यूम में फैला हुआ है such that we define volume charge density। इसलिए मैं इसमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो को इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूँ। ठीक है, पूरे यूनिफॉर्मली चार्ज है ये। आपसे पूछा गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बता दीजिए एट अ पॉइंट आउटसाइड, एट अ पॉइंट ऑन द सरफेस and at a point inside the cylinder। तो ये तीन वेरिएशन, तीन पॉइंट्स है जहां जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी होगी। ठीक है, स्टार्ट करता हूं। अगर एक इनसाइड पॉइंट चूज कर रहा हूं, ओके, फर्स्ट केस जो मैं यूज कर रहा हूं, केस नंबर 1, पॉइंट P लाइज इनसाइड द सिलेंडर। पॉइंट P जो है वो सिलेंडर के अंदर है। ठीक है, सिलेंडर के अंदर आपके पास पॉइंट P है। So point P lies at this, so that which is at a distance of small r। ऐसा दे रखा है इस सिलेंडर का जो रेडियस है वो कैपिटल R है। ठीक है, which means स्मॉल r जो होना चाहिए वो कैपिटल R से छोटा होगा। अच्छा, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो एक गाउसियन सरफेस अज्यूम करूंगा। गाउसियन सरफेस अज्यूम कैसे करूंगा, एक सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस। तो इस तरीके का मैंने एक सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस बना लिया है। अब वही बातें हो जाएगी, इस सिलेंडर पे मैं तीन एरिया एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई कर लूंगा। एक एरिया एलिमेंट यहाँ पर DA1, एक एरिया एलिमेंट नीचे विच इज DA2, और एक एरिया एलिमेंट यहाँ पर विच इज DA3। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप जानते हैं विल बी परपेंडिकुलर टू द सिलेंडर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यही होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके लिए भी यहाँ पर, इसके लिए भी यहाँ पर। तो देखिए इन दोनों के कारण तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो हो जाएगा क्योंकि एरिया एलिमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। किसके कारण फ्लक्स बनेगा, केवल DA3 के कारण। तो मैं डायरेक्ट लिख ले रहा हूं इंटीग्रेशन E डॉट DA3 is equals to summation of Q inside upon epsilon naught। ठीक है, सिलेंडर के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक जैसी होगी, तो आप क्या कर सकते हैं, इसे ऐसा भी लिख सकते हैं E DA3 cos 0 डिग्री, और E को आप इंटीग्रेशन से बाहर निकाल के ले आएंगे। तो ये इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, चलो भाई खुशी की बात है। अंदर आएगा समेशन ऑफ क्यू इन। अब देखिए इस सिलेंडर में, इस चार्ज छोटे वाले सिलेंडर में कितना चार्ज है, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, सिंपली डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। तो चार्ज डेंसिटी हो गई रो, और वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब वॉल्यूम कैसे लिखूंगा, पाई आर स्क्वायर्ड मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर की लेंथ कितनी अज्यूम कर ली है, L, तो इनटू L कर लीजिए। तो ये आपको मिल गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डिवाइडेड बाय आप एप्सिलॉन नॉट कर देंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीग्रेशन ऑफ DA3, अगर ये सारे कर्व्ड सरफेस एरिया के छोटे एलिमेंट्स को ऐड अप कर दिया जाए तो टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया बनता है, और टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का कितना होता है, 2 पाई RL, that is equals to rho pi r square into L upon epsilon naught। देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, पाई r से पाई r कैंसिल हो जाएगा, और एक L से एक L भी कैंसिल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो इनसाइड पॉइंट के लिए आएगी that is equals to rho r by 2 epsilon naught, rho r by 2 epsilon naught। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इनसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r है। जैसे जैसे ये r बढ़ता चला जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ती चली जाएगी। तो सेकंड केस जो है दैट इज
अगर मैं कह दूं पॉइंट P लाइज ऑन द सिलेंडर, अब पॉइंट P जो है वो इस सिलेंडर के ऊपर ही लाई कर जाए तो कुछ बात नहीं है, स्मॉल r की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, कैपिटल R के, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हो जाएगी रो r बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये सरफेस की बात हुई, तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, रो कैपिटल R बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। केस नंबर 3 पे जाता हूं। केस नंबर 3 क्या है, अगर पॉइंट P आउटसाइड द गॉसियन, आउटसाइड दिस सिलेंडर, इस सॉलिड सिलेंडर के बाहर ही हमने अगर पॉइंट P को ले लिया तो देखिए अब क्या होगा, पॉइंट P लाइज आउटसाइड द सिलेंडर, जो हमारा थर्ड पॉइंट है, पॉइंट P लाइज आउटसाइड द सिलेंडर, दैट मींस स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। ठीक है, हम आउटसाइड वाले ऑब्जर्वेशन पॉइंट की बात कर रहे होंगे। तो देखिए अब ऐसा आपका, तो ये तो था आपका इनफाइनाइट सिलेंडर, ठीक है, व्हिच वाज एक्सटेंडिंग इन बोथ द डायरेक्शंस, ये एक्सिस थी। अब पॉइंट P जो है वो आउटसाइड है, तो अगेन एक गॉसियन सरफेस अज्यूम करना पड़ेगा। अब गॉसियन सरफेस अगेन सिलेंड्रिकल लूंगा, लेकिन ये बाहर से जा रहा होगा, देखिए इस टाइप का आपका गॉसियन सरफेस होगा। पॉइंट P अब यहां लाई कर रहा होगा और इसका रेडियस स्मॉल r है, ये वाला कैपिटल R है। ठीक है, वही सारी बातें होंगी। तीन सरफेस एलिमेंट्स लेने, एक एरिया एलिमेंट यहाँ आ गया, एक एरिया एलिमेंट इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा, एक एरिया एलिमेंट इस पे आ जाएगा dA3, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी इसी डायरेक्शन में मिल जाएगी। तो सिंपल सी बात है, यहाँ का फ्लक्स और यहाँ का फ्लक्स तो जीरो हो जाएगा, फ्लक्स केवल कर्व सरफेस के कारण आएगा। तो क्या लिखना चाहिए, E इंटीग्रेशन ऑफ dA3। मैं उम्मीद करता हूँ अब आप ये डायरेक्ट लिखना सीख गए होंगे। cos थीटा तो 1 आ रहा है क्योंकि थीटा 0 डिग्री है, साथ ही साथ E को मैं बाहर निकाल सकता हूँ, यूनिफॉर्म है सिलेंडर पे हर जगह, इक्वल्स टू समेशन ऑफ चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब बताइए चार्ज अंदर कितना एनक्लोज हुआ है, रिमेंबर चार्ज जो है वो इतने ही जगह पे है, चार्ज जो है इस एम्प्टी स्पेस में नहीं है। तो अगर मेरे को चार्ज एनक्लोज लिखना है तो डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम कौन सा, जिसमें चार्ज एक्चुअली मौजूद है। तो चार्ज कितने में मौजूद है, चार्ज मौजूद है पाई r स्क्वायर इनटू l में, वेयर l इज दिस लेंथ, कितने में मौजूद है पाई r स्क्वायर। छोटा r मत लिख देना, छोटा r तो क्या होगा, ये एम्प्टी स्पेस भी आ जाएगा, वहां पर चार्ज प्रेजेंट नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया कितना होगा, एरिया किसका लेते हैं, अब यहां पर कैपिटल R मत लेना, एरिया होता है गॉसियन सरफेस का, ठीक है, और Q इनसाइड के अंदर जो भी हम लेंगे वो वही जगह होती है जहां पर चार्ज मौजूद है। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ dA3 करोगे तो क्या मिलेगा, 2 पाई स्मॉल r इनटू l व्हिच इज रो इनटू पाई r स्क्वायर l अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो पाई l से पाई l तो कैंसिल आउट हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो आ जाएगी ना, ध्यान से देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी रो r स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू r। ठीक है, तो आउटसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r के बराबर है, रो r स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट r। एक और छोटी मोटी बात और समझ में आनी चाहिए, इसी इक्वेशन को थोड़ा और मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे मॉडिफाई करते हैं, देखिए चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है व्हिच इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम से डिवाइड कर रहे हैं। एक सिलेंडर है तो सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे लिखूंगा, पाई r स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय l, पाई r स्क्वायर तो इसका एरिया हो गया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। अब क्योंकि इनफाइनाइट वायर है तो देखिए चार्ज अपॉन लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या होता है, लैम्डा, चार्ज पर यूनिट लेंथ इज लैम्डा अपॉन पाई r स्क्वायर। तो अगर हम रो को रिप्लेस कर दें यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड क्या मिलेगा हमें, देखिए रो को रिप्लेस कर रहा हूँ, ये हो जाएगा लैम्डा अपॉन पाई r स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय r स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड वही आ गई आउटसाइड के लिए, क्या आ गई, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल कम आउट टू बी द सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड पॉइंट के लिए कितनी आ जाएगी, 2k लैम्डा बाय r, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बनेगा वो k हो जाएगा। तो आउटसाइड पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी 2k लैम्डा बाय r। थोड़ी सी बात और करूंगा इसमें ग्राफ बनाने की, ग्राफ प्लॉट करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ भी बहुत आसानी से प्लॉट होगा। देखिए ये डिस्टेंस r है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके।
यहां पर एक पॉइंट ले रहा हूं सच दैट दिस इज स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R। स्मॉल r कैपिटल R से बड़ा है और स्मॉल r से छोटा है, मतलब ये सिलेंडर का सरफेस है, सिलेंडर के सरफेस से पहले इनसाइड पॉइंट्स और ये हो गए आउटसाइड पॉइंट। तो इनसाइड के लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r है, तो ये इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा इस पॉइंट तक, सरफेस पे जाके मैक्सिमम पहुंचेगा, कितना हो जाएगा रो कैपिटल R by 2 एप्सिलॉन नॉट, और आउटसाइड पॉइंट्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। देखिए E आउटसाइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, सो दिस इज द वैल्यू। तो यहाँ पर सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, मैक्सिमम मिलेगी, कितनी मिलेगी, रो कैपिटल R by 2 एप्सिलॉन नॉट। ये ग्राफ है, सेंटर से आप जैसे जैसे दूर जाएंगे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती है, सरफेस तक मैक्सिमम आएगी और फिर बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी। याद रखने वाली बात ये है कि अगर आपने सिलेंडर को, सॉलिड सिलेंडर को दूर से देखा, बाहर से देखा, उस सिलेंडर के बाहर से अगर आपने देखा तो इट बिहेव्स लाइक अ लाइन चार्ज, ठीक है, तो तभी तो फॉर्मूला आया 2k लैम्डा बाय r। तो याद रहे, चाहे पतली सी वायर हो या सॉलिड सिलेंडर के आप बाहर से देख रहे हो, बात एक ही है, सॉलिड सिलेंडर के बाहर से देखने पे लगेगा कि वो पतली सी वायर ही है विद द वायर प्लेस्ड एट द एक्सिस, with the wire placed at the axis. Please note it down. Okay, application number 3, electric field intensity due to infinitely long uniformly charged hollow cylinder। अभी जो हमने पिछले केस में देखा था वो एक सॉलिड सिलेंडर था, अब यहाँ पर जो सिलेंडर है वो अंदर से हॉलो है, सच दैट अगर ये हॉलो है तो चार्ज केवल कहाँ मौजूद होगा, इसके सरफेस पे, ठीक है, तो चार्ज मस्ट बी प्रेजेंट ऑन द सरफेस, ओके, और ये सरफेस पे मौजूद है, ये रही इसकी एक्सिस, ये इसके सरफेस पे मौजूद है और एक्सिस डिफाइंड है, ठीक है। अच्छा, वही 3 पॉइंट्स की बात करूंगा। व्हेन केस फर्स्ट इज P lies inside the cylinder, ठीक है, सिलेंडर के अंदर की बात हो रही है, तो मान लेता हूं ये तो कैपिटल R है रेडियस और ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है, तो लेंथ तो मैंने स्पेसिफिकली इसकी डिफाइन की नहीं है, ठीक है। अब अगर मैं एक इनसाइड पॉइंट की बात करूं, इस पॉइंट P की, जो कि यहां से स्मॉल r की डिस्टेंस पे, क्या करना पड़ेगा आपको, एक गॉसियन सरफेस अज्यूम करना पड़ेगा, कर लीजिए, एक गॉसियन सरफेस अज्यूम कर लिया। तो अब मैं इसके लिए लिखूंगा इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA इक्वल्स टू समेशन q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखिए व्हाट इज द चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर है, अंदर कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, तो अंदर चार्ज कितना है, 0 है, तो समेशन ऑफ q इन आप क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे, सच दैट इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर इनसाइड पॉइंट कितना आ जाएगा, 0। जब कोई चार्ज एनक्लोज ही नहीं हुआ तो गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। रिमेंबर, इट इज इंपॉर्टेंट कि इस एनक्लोज्ड रीजन के अंदर, इस सरफेस के अंदर कुछ चार्ज प्रेजेंट हो, तो therefore electric field for an inside point becomes 0। अच्छा, अगर मैं केस सेकंड की बात करता हूं, केस सेकंड इज वेरी इजी, P lies outside the cylinder, ठीक है, आउटसाइड द सिलेंडर। अगर सिलेंडर के बाहर वाले पॉइंट से आप बात कर रहे हैं तो वही बात हो जाएगी कि दिस सिलेंडर, ये जो आपको सिलेंडर दिखेगा, ये एक लाइन वायर की तरह बिहेव करेगा, और लाइन वायर की तरह बिहेव करेगा तो 2k लैम्डा बाय r इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर केस थर्ड की बात कर लूं कि P पॉइंट जो है वो सरफेस के ऊपर है, सरफेस के ऊपर है, तो ये स्मॉल r क्या बन जाएगा, कैपिटल R बन जाएगा, बहुत आसान। तो इसका जो ग्राफ है ना बच्चों, कुछ इस टाइप का बन जाएगा। सारा डेरिवेशन पूरा नहीं कर रहा हूं, जहां से मुझे लग रहा है कि बस इसके बाद तो आप खुद से ही कर सकते हैं, उतना हिंट दे दे रहा हूं। तो यहां पर अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 रहेगी, स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R तक, और उसके बाद फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r हो जाएगी, E आउटसाइड विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r, तो स्मॉल r के साथ ये वेरिएशन हो जाएगा, ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। ओके, फोर्थ एप्लीकेशन है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग, एक बहुत लंबी सी थिन शीट ऑफ चार्ज हमारे पास मौजूद है, शीट भी कह सकते हैं या प्लेट भी कह सकते हैं, ठीक है, कहीं पर प्लेट भी आ जाए तो आप कंफ्यूज ना हो। देखिए इसमें ऐसा है कि आपके पास एक इनफाइनाइटली लार्ज प्लेट है, लॉन्ग नहीं लिखना चाहिए, इसे लार्ज लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, लार्ज, ठीक है, बहुत लार्ज सी प्लेट है, लेट अस से इस पे जो चार्ज है वो यूनिफॉर्म, वो पॉजिटिव है, ठीक है, और ये एक्सटेंड कर रही है हर डायरेक्शन में, ठीक है, इस तरीके से आपके पास
यूनिफॉर्मली चार्ज वायर प्लेट। आपसे पूछा गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बता दीजिए। ऑब्वियसली ये थिन प्लेट है, थिन मतलब इसकी थिकनेस जो है वो नेग्लिजिबल मानी गई है, तो किसी बाहर वाले पॉइंट के लिए ही निकाल पाएंगे। यहाँ पर तो इनसाइड आउटसाइड और सरफेस का कोई मतलब नहीं रह जाता, ठीक है। तो यहाँ पर गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर रहा हूँ। अब देखिए गॉसियन सरफेस का चूज कैसे किया गया। एक इस तरीके से सिलेंड्रिकल सरफेस बना दिया, एक सिलेंड्रिकल सरफेस बनाया which will intersect this, जो इसे इंटरसेक्ट करता हुआ अंदर से जा रहा है, ठीक है। तो प्लेट का इतना इतना सेक्शन जो है ना, प्लेट का इतना सर्कुलर सेक्शन जो है वो इस सिलेंडर के अंदर आ चुका है। इस शीट के लिए मैं सिग्मा डिफाइन कर रहा हूं। सिग्मा स्टैंड्स फॉर सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो अगर मैं पूछ लूं कि इस जो सर्कल जो आपको दिख रहा है ना, शेडेड सर्कल, इसमें कितना चार्ज मौजूद है, तो आप चार्ज सिंपल सा क्या कह देंगे, सिग्मा इनटू एरिया, where A stands for cross sectional area of this cylinder. A is the cross sectional area, ठीक है। A कुछ नहीं है, यहाँ का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेट इन आउटवर्ड डायरेक्शन। पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड लाइंस ऐसे जा रही होंगी, फील्ड लाइंस ऐसे जा रही होगी, तो इस सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इस सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। अच्छा, कितने सरफेसेस आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं सिलेंडर पे, तीन, दो फ्लैट सरफेसेस और एक कर्व्ड सरफेस। तो देखिए एक मैंने कर्व्ड सरफेस यहाँ आइडेंटिफाई कर लिया, DA1, ओके। इलेक्ट्रिक, अच्छा, इसका एरिया वेक्टर तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन आउटवर्ड डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो गई। एंगल कितना हो गया दोनों के बीच में, 90 डिग्रीज, और थीटा 90 हो गया तो इसका फ्लक्स तो खत्म। अच्छा, इसका एरिया वेक्टर DA2 आउटवर्ड डायरेक्शन में, इसका छोटा सा एरिया एलिमेंट ले लूं DA3, ये भी आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पर एंगल 0 डिग्री, यहाँ पर भी एंगल 0 डिग्री, यहाँ पर एंगल 90 डिग्री, तो इसका किस्सा तो खत्म हो जाता है। स्टार्ट करता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस इंटीग्रल को तीन टुकड़ों में मैं ब्रेक कर रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट इंटीग्रल E डॉट dA1, सेकेंड इंटीग्रल E डॉट dA2 प्लस थर्ड इंटीग्रल E डॉट dA3, और इन सब का सम किसके बराबर होना चाहिए, समेशन ऑफ Q एनक्लोज। अब ये एनक्लोज चार्ज कितना है, देखो ये खाली जगह, ये भी खाली जगह, केवल प्लेट का इतना हिस्सा जो उसके अंदर कट गया, सिलेंडर के अंदर कट गया, उतना ही तो चार्ज मौजूद हुआ है इस गॉसियन सरफेस। ये पूरा आपका सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है, इसमें इतना चार्ज एनक्लोज्ड है, कितना, सिग्मा ए। सिग्मा ए इज द चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर DA1 फर्स्ट वाले के लिए देखिए, यहाँ पर क्या है, थीटा 90 डिग्रीज हो गया, तो cos थीटा इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, और ये वाला तो खत्म। दूसरे वाले पे देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड और DA2 दोनों सेम डायरेक्शन में है, और इस सिलेंडर के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, एक जैसी होगी। तो बस यहाँ क्या बचेगा, E इंटीग्रेशन ऑफ DA2, और यहाँ पर भी बच जाएगा E इंटीग्रेशन ऑफ DA3, क्योंकि बिल्कुल सेम अप्रोच है, थीटा तो दोनों में 0 डिग्रीज है, इक्वल्स टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान दीजिए DA का इंटीग्रल, DA2 का इंटीग्रल, अगर इस फ्लैट सरफेस के एरिया एलिमेंट्स को सम करोगे तो ये वाला सर्कुलर एरिया आ जाएगा, और ये एरिया किसके बराबर लिया था हमने, A के बराबर। इसी तरीके से DA3 को इंटीग्रल करोगे तो भी कितना मिलेगा, A ही मिलेगा। तो ये हो जाएगा E into A प्लस E into A इज सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये कितना हो जाएगा, 2EA इक्वल्स टू सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। A से A कैंसिल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। The electric field intensity becomes sigma by 2 epsilon naught. Very important, ये हम वहां पर भी पढ़ चुके थे जब हमने इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज पढ़ी थी, ठीक है। डिस्क के बारे में जब मैंने बताया था, तो मैंने बताया था कि अगर कोई पॉइंट बहुत पास में हो तो वो शीट कैसी दिखेगी, वो डिस्क कैसी दिखेगी, कि इनफाइनाइट शीट की तरह बिहेव करेगी, और उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय 2 epsilon naught, ठीक है। इन आइदर डायरेक्शन, चाहे आप इस डायरेक्शन में जाएं या इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कितनी होगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर ये नेगेटिव चार्ज होता, अगर ये चार्ज कैसा होता, नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ आ रही होती। दैट मींस दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस x। तो अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूं, अगर ग्राफ बनाऊं इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्सेस डिस्टेंस, तो ग्राफ कैसा बनना चाहिए,
इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना पड़ेगा और इस डायरेक्शन को ऑब्वियसली नेगेटिव मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट वैल्यू है, कितनी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन नेगेटिव में, क्यों, डायरेक्शन स्पेसिफाई करने के लिए, दैट्स इट, डायरेक्शन अपोजिट है। तो ग्राफ कुछ स्ट्रेट लाइंस बनेंगी ऐसी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, parallel to x-axis, showing electric field is independent of distance x for very large plates. Okay, please note down. The next topic of discussion is electric field intensity due to a uniformly charged conducting shell कह दीजिए या फिर एक hollow sphere कह दीजिए। देखिए, जब भी हम एक कंडक्टिंग शेल की बात कर रहे हैं या होलो स्फीयर की बात कर रहे हैं, तो कंडक्टिंग बोलने का मतलब है कि जो सारा चार्ज है वो सरफेस पर ही प्रेजेंट होगा। ठीक है, अभी सरफेस पे प्रेजेंट होगा, इनसाइड नहीं प्रेजेंट होगा, ये सब हम आगे जाके कंडक्टर सेक्शन जहां पर होगा वहां पर अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी तक आपको ये पता होना चाहिए इस केस के लिए कि जो भी चार्ज आपने दिया वो सरफेस पे ही प्रेजेंट है। ठीक है, सरफेस पे चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इट इज गिवन। ओके, यूनिफॉर्मली चार्ज है। ठीक है, मान लेता हूं इसमें जो चार्ज गिवन है वो Q है और इसका जो रेडियस है वो कैपिटल R है। अगेन वी नीड टू आइडेंटिफाई 3 पॉइंट्स। फर्स्ट केस क्या होगा, केस 1 जो हो सकता है वो ये है, पॉइंट P लाइज इनसाइड द शेल, शेल के अंदर है। ठीक है, अगर पॉइंट P शेल के अंदर है, दैट मींस स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, मतलब मैं इतने छोटे r की बात कर रहा हूं। अगेन मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, एक गॉसियन सरफेस अज्यूम करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर स्फीयर है, स्फीयर है, शेल है, तो इसके अंदर जो गॉसियन सरफेस बनेगा वो भी कैसा बनेगा, स्फीयर या शेल के जैसा बनेगा। ठीक है, तो इसके अंदर अगर मैं पूछूं कि चार्ज कितना एनक्लोज्ड है, भाई अंदर से तो खाली है, शेल या तो शेल है या फिर होलो स्फीयर है, तो अंदर में कोई भी चार्ज मौजूद नहीं है, तो चार्ज एनक्लोज्ड समेशन ऑफ Q इनसाइड इज 0। तो जब अंदर कोई चार्ज एनक्लोज ही नहीं किया तो इस P पॉइंट पे कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं आएगी। देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ E डॉट d अगर हम करेंगे तो समेशन Q अपॉन 0, सॉरी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये तो 0 ही हो जाएगा। फाइन, तो यहां से जो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी इनसाइड पॉइंट के लिए वो 0 होगी। अगली चीज जो है, अगर मैं आउटसाइड पॉइंट की बात करूं, केस सेकंड, केस सेकंड है कि पॉइंट P जो है लाइज आउटसाइड द शेल, शेल के बाहर मौजूद है। ठीक है, शेल के बाहर है, इसका मतलब है कि यहाँ किसी पॉइंट की बात हो रही है, मान लीजिए ये पॉइंट P है जो कि r दूरी पे है। अब ये वाला पॉइंट P नहीं रह गया। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, वापस से एक गॉसियन सरफेस अज्यूम करना पड़ेगा। अब गॉसियन सरफेस आपने अज्यूम किया स्फेरिकल, तो अब देखिए इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे जा रही होंगी, परपेंडिकुलर। मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर जाती हैं, तो इस पॉइंट P पे भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही होंगी। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर इस गॉसियन सरफेस पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया जाए which is the dA element, तो वो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, यही तो डायरेक्शन होगी, such that electric field intensity तो ऐसे ही होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे ही जा रही होंगी। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और dA सेम डायरेक्शन में है, तो अगर मैं लिखना चाहूँ इंटीग्रल ऑफ E डॉट dA तो लिखूंगा समेशन ऑफ Q enclosed अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, इसी को मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन E dA cos 0 डिग्री, क्योंकि थीटा कितना है, दोनों के बीच में दोनों पैरेलल हैं, तो थीटा हो गया 0 डिग्री, cos 0 डिग्री इज 1। और साथ ही साथ अगर आप इस स्फीयर से इक्वल दूरी पे है, शेल से इक्वल दूरी पे है, तो इस गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, सेम होगी। तो सेम होगी तो कुछ नहीं, बस एक E को आप बाहर निकाल लेंगे, इंटीग्रल में क्या रह जाएगा, dA, क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ dA। ऐसे सारे छोटे 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 एलिमेंट्स को अगर आप सम करेंगे तो किसका एरिया बन के निकल के आएगा, बोलिए। अगर सारे एलिमेंट्स को आप सम करेंगे तो एलिमेंट का एरिया कितना निकल के आ जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, और स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, इट इज इक्वल्स टू 4 पाई r स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर बराबर समेशन ऑफ Q एनक्लोज। चार्ज कितना एनक्लोज, अब देखिए इस पूरे गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज भरा हुआ है, ये Q ही तो चार्ज है, ये पूरा चार्ज कितना है, कैपिटल Q। तो बस कैपिटल Q इज द एनक्लोज्ड चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस, एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दीजिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय r स्क्वायर।
व्हाट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होता है k, तो ये क्या बन गया kq/r²। दैट मींस अगर आप एक आउटसाइड पॉइंट की बात कर रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आगे हर जगह काम आने वाला है, हर जगह। आप मानिए ये वाला कंडक्टिंग शेल और इसके बाद वाला जो डेरिवेशन है जो कि इंसुलेटिंग स्फीयर है, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल इनके रिजल्ट्स आपको बिल्कुल अच्छे से याद होने चाहिए, कंठस्थ होने चाहिए। तो आउटसाइड पॉइंट हो अगर हमारे पास, शेल के बाहर से देखने पर, शब्दों पे ध्यान दें और नोट भी कर लें, कंडक्टिंग शेल के बाहर से देखने पर कंडक्टिंग शेल जो है वो एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है, और वो पॉइंट चार्ज कहां सिचुएटेड होगा, एट द सेंटर ऑफ द शेल। ठीक है ना, कि अब मैंने क्या कहा, देखो समझो बात को, मैंने कहा वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। क्यों, देखो एक्सप्रेशन वैसा ही आया है kq/r²। ठीक, तो kq/r² है, इसका मतलब है कि इट विल बिहेव एज अ पॉइंट चार्ज। दूसरी बात, वो पॉइंट चार्ज कहां पड़ा हुआ हो, कहीं भी शेल में हर कहीं नहीं पड़ा हुआ हो सकता, वो शेल के सेंटर पे हो। शेल के सेंटर पे अगर मैं कैपिटल Q मान लूं और r दूरी पे जाके इसे पॉइंट चार्ज मान लूं, शेल को पॉइंट चार्ज मान लूं और r दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे पूछूं, तो आपका जवाब तो यही होना चाहिए ना, kq/r²। तो वही बात कह रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो और तीसरा केस अगर बना लिया जाए, केस 3, पॉइंट P लाइज ऑन द सरफेस। अगर सरफेस पे ही पॉइंट P लाई करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, kQ/r²। ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसके बाद तो घट रही है, अंदर तो वैसे ही जीरो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो वेरिएशन है r के साथ, वो ऐसा सा कुछ ड्रॉ होगा। ये मैंने बना लिया r इक्वल्स टू कैपिटल R, सरफेस की बात हो रही है, लेस देन r, r ग्रेटर देन r। अंदर में पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो ही है, E इनसाइड जो है वो जीरो है। सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम पहुंच जाती है kq/r², और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड पॉइंट के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² के हिसाब से वेराई कर जाती है। वेरी स्टैंडर्ड ग्राफ, आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में भी ये पूछा जाता है, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो या कोई भी अदर बोर्ड हो, ये वाला ग्राफ जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग में क्या होगा, देखिए कंडक्टिंग में तो क्या होता है कि चार्जेस अपने आप को रीअरेंज कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का फ्री मूवमेंट होता है, लेकिन नॉन कंडक्टिंग या इंसुलेटिंग स्फीयर में क्या होगा कि चार्जेस अपने आप को रीअरेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब समझिएगा, एक यूनिफॉर्मली चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज है मतलब थ्रू आउट द वॉल्यूम, सॉलिड भी दे रखा है और यूनिफॉर्मली चार्ज भी दे रखा है, तो थ्रू आउट द वॉल्यूम, वॉल्यूम के अंदर चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आपके पास स्फीयर कुछ ऐसा सा दिया हुआ है। ठीक है, यहां नहीं बनाता हूं, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी हमें यहाँ पे। मान लीजिए कि आपके पास एक इंसुलेटिंग स्फीयर इस तरीके से दे रखा है, जिसका रेडियस जो है कैपिटल R है और ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, मतलब थ्रू आउट द वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, और जो चार्ज डेंसिटी दे रखी है वो रो दे रखी है। रो स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अगेन 3 पॉइंट्स हैं हमारे पास जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट हो जाएगी। फर्स्ट पॉइंट जो है, केस नंबर 1, when point P lies inside the cylinder, inside the sphere, जब स्फीयर के अंदर पॉइंट P लाई कर रहा हो, तो पॉइंट P मैंने मान लिया कि, देख लीजिए, मान लीजिए कि पॉइंट P कुछ यहाँ पर है। अगर पॉइंट P यहाँ पे है which is at a distance r, तो क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट के हिसाब से यहाँ पर मैं एक गॉसियन सरफेस अज्यूम कर लूंगा। क्या अज्यूम करूंगा, एक गॉसियन सरफेस। जैसे ही गॉसियन सरफेस अज्यूम करेंगे तो वही वाली बात हो जाएगी, यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट लूंगा सच दैट एरिया एलिमेंट आउटवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। एरिया एलिमेंट भी आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्रीज। फाइन, तो मुझे ऐसा लिखना चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA इज समेशन ऑफ Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वापस लिख दूंगा E dA cos 0 डिग्री। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो ऐसे बाहर ही जाएंगी रेडियली आउटवर्ड्स, such that angle between area vector और electric field intensity is 0 degrees equals to
कितना चार्ज इसके अंदर है। देखिए अब इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज हम छुपा के बैठे हुए हैं वो देखना पड़ेगा। देखिए ध्यान से समझना इसमें, अगर ऐसा कह दिया जाए कि चार्ज डेंसिटी इज एक्चुअली चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम and let us say the total charge present on this solid sphere is capital Q. capital Q क्या represent किया है? total charge. तो ये समझना 4 by 3 pi r cube के अंदर 4 by 3 pi r cube के अंदर कितना चार्ज मौजूद है? कैपिटल Q चार्ज मौजूद है। ठीक है, वॉल्यूम है ना, स्फीयर की बात हो रही है इसलिए स्फीयर का वॉल्यूम लिखा है, उसमें Q चार्ज मौजूद है। तो यूनिट वॉल्यूम में कितना प्रेजेंट होगा? Q by 4 by 3 pi r cube, जो कि होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के बराबर। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो अगर मैं पूछ लूं कि 4 by 3 pi r cube स्मॉल r cube में मतलब इतने वॉल्यूम में कितना चार्ज एनक्लोज है, तो ये हो जाएगा रो मल्टीप्लाइड बाय चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय 4 by 3 pi r cube के बराबर। ठीक है, ये कुछ नहीं किया है, ये मैंने यूनिटरी मेथड किया है। दिस इज यूनिटरी मेथड और ये है आपका एनक्लोज्ड चार्ज। कुछ नहीं करना है, यहाँ एनक्लोज्ड चार्ज की वैल्यू रखनी है, खत्म हो जाएगा डेरिवेशन। cos 0 तो हो गया 1। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हर पॉइंट पे यूनिफॉर्म होगी तो वो बाहर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिफॉर्म है, इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लिया। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ डीए? इंटीग्रेशन ऑफ डीए रिप्रेजेंट्स सारे एरिया एलिमेंट्स का सम करोगे तो स्फीयर का सरफेस एरिया मिल जाएगा। तो दैट इज इक्वल्स टू E into 4 pi r square। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समेशन Q कितना है? रो मल्टीप्लाइड बाय 4 by 3 pi r क्यूब, और किससे डिवाइड करना पड़ेगा? एप्सिलॉन नॉट से। तो देखो 4 pi कैंसिल, r स्क्वायर से r क्यूब भी कैंसिल हो जाएगा। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है कि क्या बताऊं। ये हो जाएगा रो r by 3 एप्सिलॉन नॉट, मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन। याद रहना चाहिए, अगर आपके पास एक सॉलिड स्फीयर है, इंसुलेटिंग स्फीयर है, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अंदर कैसे होती है? रो r by 3 एप्सिलॉन नॉट। इसी को और अच्छे से लिख के बताता हूं आपको। E इनसाइड जो है ना, उसे आप वेक्टर फॉर्म में भी याद रखें। E इनसाइड विल बी रो r by 3 एप्सिलॉन नॉट। कुछ अभी क्वेश्चंस आएंगे ऐसे जहां पर इसका वेक्टर फॉर्म याद होना चाहिए। जिस डायरेक्शन में r वेक्टर जा रहा है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी पॉइंट करेगी। इनफैक्ट जैसे जैसे r बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बढ़ेगी, मतलब सरफेस तक जाते जाते इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ रही होगी। क्यों बढ़ रही होगी? कॉमन सेंस की बात है, उस सरफेस के अंदर चार्ज बढ़ रहा होगा ना, इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज ही बढ़ता जा रहा है, चार्ज बढ़ता जाएगा तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बढ़ जाएगी। साथ ही साथ इस रो को मैं Q by 4 by 3 pi r क्यूब सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। देखिए जैसे इसे सब्स्टिट्यूट करते हैं हमारे पास आ जाएगा कैपिटल Q अपॉन 4 by 3 pi r क्यूब मल्टीप्लाइड बाय r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। व्हाट इज 1 अपॉन 4 pi एप्सिलॉन नॉट? 1 अपॉन 4 pi एप्सिलॉन नॉट होता है k, तो इसे मैं लिख सकता हूं k q स्मॉल r अपॉन r क्यूब। आपको ये फॉर्मेट भी याद होना चाहिए, k q r by r क्यूब। वेक्टर फॉर्म भी लगा लो, यहाँ पर r वेक्टर कर दो, यहाँ पर e इनको वेक्टर कर देना। ठीक है, तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी? बहुत इंपॉर्टेंट है, k q r by r क्यूब या रो r by 3 एप्सिलॉन नॉट, सॉलिड स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला। सिंपल सी बात अगर मैं करूं कि केस नंबर 2 है, केस नंबर 2 है पॉइंट P लाइज ऑन द सरफेस। अगर पॉइंट P को सरफेस पे ही हमने लाई करवा दिया, इसका मतलब स्मॉल r की वैल्यू किसके बराबर हो गई? कैपिटल R के। स्मॉल r को कैपिटल R रख दो भाई, तो E सरफेस पे कितना हो जाएगा? सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी k q by r क्यूब मल्टीप्लाइड बाय r। कितना हो जाएगा? r से r क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नीचे बच जाएगा r स्क्वायर। दिस बिकम्स k q by r स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस। ठीक है, एक पॉइंट और थर्ड केस जो है वो भी यही डिस्कस कर लेते हैं। Third case is when point P lies outside the cylinder sphere. Okay, case 3. Case 3 is point P lies outside the sphere.
अगर आप स्फीयर से बाहर वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं, मान लीजिए आपका पॉइंट जो है वो कहीं यहाँ है, ठीक है, पॉइंट P lies here which is at a small r distance। अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, एक गाउसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। जैसे ही गाउसियन सरफेस बनाओगे, सरफेस के अंदर चार्ज कितना इंक्लोज हो गया, कैपिटल Q। अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो इस डायरेक्शन में जा रही होगी, एरिया एलिमेंट भी यही पॉइंट आउट कर रहा होगा, तो इन दोनों के बीच में एंगल हो जाएगा 0 डिग्री। तो वही बात लिखूंगा, इंटीग्रेशन E डॉट dA इज समेशन ऑफ Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर ले आया, अंदर इंटीग्रेशन ऑफ dA करूंगा क्योंकि थीटा तो 0 डिग्री हो गया। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ dA, डायरेक्ट लिखवाओ, ये लिखूंगा 4 पाई r स्क्वायर। 4 पाई r स्क्वायर छोटा r मतलब ये बात, इस गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया लिखते हैं, याद होना चाहिए। दैट इज इक्वल्स टू समेशन Q कैपिटल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अंदर चार्ज कितना मौजूद है, कैपिटल Q। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q अपॉन r स्क्वायर एंड हेंस दिस इज kq by r स्क्वायर। सिमिलर रिजल्ट है जो हमें कंडक्टिंग शेल में मिला था कि अगर आपने आउटसाइड पॉइंट पे जाकर देखा, इफ द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज आउटसाइड द स्फीयर विल बिहेव एज अ पॉइंट चार्ज वेयर द पॉइंट चार्ज कैन बी अज्यूम्ड टू बी एट द सेंटर। ठीक है, बिल्कुल वही रिजल्ट है कि अगर आप इंसुलेटिंग स्फीयर के बाहर से देख रहे हैं तो इंसुलेटिंग स्फीयर की जगह एक पॉइंट चार्ज ही मान सकते हैं, और वो पॉइंट चार्ज कहां मौजूद होगा, सेंटर पे मौजूद होगा। खत्म हो गई बात। अब अगर ग्राफ बनाया जाए, अगर हम ग्राफ बनाएं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वर्सेस आर का, तो देखिए ये हो गया r इक्वल्स टू कैपिटल R लेस देन R एंड R ग्रेटर देन कैपिटल R। ठीक है, पहले तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है स्मॉल r के साथ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ती हुई मिलेगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कब तक, जब तक आप सरफेस पे ना पहुंच जाएं। सरफेस पे पहुंचेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड kq by r स्क्वायर हो जाएगी। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड E इनसाइड r के प्रोपोर्शनल थी। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि स्फीयर की जगह एक पॉइंट चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर के हिसाब से गिर जाएगी। ठीक है, सो दिस इज द ग्राफ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर एन इंसुलेटिंग स्फीयर। नोट कीजिए इसे भी। अब कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी तक जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज निकाली है सॉलिड शेल, हॉलो शेल के कारण और इंसुलेटिंग स्फीयर के कारण, उससे रिलेटेड कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स करते हैं। पहला सवाल, मान लीजिए कि आपके पास दो नॉन कंडक्टिंग शेल्स हैं। ठीक है, ये दो शेल्स हैं और ऐसा कह रखा है कि दोनों के सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो r है। इसका सेंटर O है और इसका सेंटर जो है वो O' है। ठीक है, इसका जो रेडियस दे रखा है वो r1 दे रखा है और इसका जो रेडियस दे रखा है वो r2 दिया हुआ है। ओके, आपसे कहा गया है यहाँ से x दूरी पे, यहाँ से इस सेंटर से x दूरी पे एक चार्ज Q0 और रख दिया है और इन दोनों शेल्स को कुछ कुछ अमाउंट में चार्ज दे दिया। इस पे Q1 दे दिया गया है और इस पे Q2 दे दिया गया है। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट O एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट O डैश। दोनों आपको निकाल के बतानी है, O पे और O डैश पे। स्क्रीन को पॉज करके एक बार आप खुद से ट्राई करके देखिए कि आपसे हो रहा है कि नहीं। चलिए अब मैं बताता हूं आपको इसमें। देखिए ध्यान दीजिएगा, O पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तीन चीजों के कारण आ सकती है। एक तो चार्ज Q1 के कारण आ सकती है जो कि इस शेल पे फैला हुआ है। सेकंड, एक और चार्ज जो है Q2 उसके कारण जो इस पे फैला हुआ है, और एक और चार्ज है Q0 जो ये वाला चार्ज है। ये तीनों क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं तो इन्हीं का ही मैं सम देखना चाह रहा हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहली बात, ये पॉइंट O जो है वो इस शेल के अंदर है, तो शेल का कोई भी चार्ज यहाँ इफेक्ट नहीं डाल सकता है, क्योंकि आपने यहाँ इससे पहले पढ़ा हुआ था शेल पर अगर चार्ज हमने फैला दिया है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस चार्ज के कारण जो शेल पे फैला हुआ है
उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगी। ये याद रखना, ऐसा नहीं है कि किस हर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, नहीं। कंडक्टिंग शेल पे जो चार्ज फैला हुआ है उस चार्ज के कारण शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, क्योंकि Q1 का कोई भी पार्ट अंदर में एंक्लोज नहीं हो पाएगा, चार्ज जो है वो तो ऊपर ही डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो Q1 के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। अच्छा Q2 के कारण देखें तो देखो Q2 क्या है, Q2 एक शेल है, अगेन शेल पे डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। तो O पॉइंट जब हम शेल से बाहर देखेंगे, इस शेल से बाहर जब आप देखेंगे तो आप इस पॉइंट को क्या लगेगा कि अरे शेल थोड़ी है, ये तो एक पॉइंट चार्ज है, और पॉइंट चार्ज कहाँ बैठा हुआ है, O डैश पे बैठा हुआ है। तो अगर आप मान लीजिए Q2 की जगह शेल नहीं होता, उसकी जगह एक पॉइंट चार्ज ही होता जो कि O डैश पे पड़ा हुआ है, तो Q2 यहाँ पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, K Q2 बाय डिस्टेंस स्क्वायर R स्क्वायर। कौन सी डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव चार्ज है ना, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इसको इधर इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, माइनस का i कैप डायरेक्शन, प्लस Q नॉट। अब Q नॉट के कारण भी हम चार्ज देख, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड देख लेते हैं, ध्यान से समझना। ये भी एक पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज के कारण इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, कॉमन सेंस, K Q नॉट अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, वो भी कौन सी डायरेक्शन में, माइनस आई कैप में, इस डायरेक्शन में रिपल्शन हो रहा होगा। फाइन, तो O पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतनी है। अच्छा O डैश पे अगर पूछी जाए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, तो देखो O डैश पे Q2 के कारण, खुद के चार्ज के कारण शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, जीरो। तो Q2 के कारण तो भैया जीरो है, इतना मुझे पता चल गया। Q1 के कारण, अब अगर इस पॉइंट पे बैठे बैठे मैं इस शेल को देखूंगा तो ये शेल भी किसी तरह बिहेव करेगा, एक पॉइंट चार्ज की तरह, और चार्ज कहाँ रखा हुआ मिलेगा मुझे, O पे। तो O से O डैश की दूरी R है, तो मुझे लिखना चाहिए K Q1 अपॉन R स्क्वायर। ये वाला चार्ज इसे इस डायरेक्शन में रिपेल कर रहा होगा, तो डायरेक्शन क्या होगी, I कैप। Q नॉट, क्या Q नॉट भी एक पॉइंट चार्ज है, यस। वो पॉइंट चार्ज क्या करेगा, O डैश पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस करेगा, कितनी करेगा, K Q नॉट डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस का स्क्वायर, ये डिस्टेंस कितना है, R माइनस x का होल स्क्वायर। अगेन ये क्या करेगा, इसको इस डायरेक्शन में रिपेल कर रहा होगा, तो I कैप डायरेक्शन आ जाएगी भाई। तो ये हो गए O और O डैश पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज। आई होप आपको लिखना आ गया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये याद रखना, शेल के खुद के चार्ज के कारण अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे किसी का भी इफेक्ट वहां नहीं होगा, नहीं, हो सकता है इफेक्ट होगा और वो आंसर में रिफ्लेक्ट भी होगा उसका इफेक्ट, ठीक है। अगला सवाल, मान लीजिए कि आपके पास एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, सॉलिड स्फीयर है, इंसुलेटिंग है, ठीक है, और इसमें जो टोटल चार्ज दिया हुआ है ना, टोटल चार्ज, एक टोटल चार्ज जो है वो कैपिटल Q है, ठीक है। हमने क्या किया है इसमें, ध्यान समझना, इसमें एक बहुत ही पतली सी नैरो सी टनल बना दी, ठीक है, नैरो सी टनल बना दी गई है इसके अंदर ही, सच दैट इस पर अभी भी टोटल चार्ज तो कैपिटल Q है, ठीक है, टनल वनल हटा के इस पे टोटल चार्ज जो दे दिया वो कैपिटल Q दे दिया है, ओके। यहां से बीचों बीच ये कॉर्ड है ना, एक टनल आपने खोद दी है, यहाँ पे एक टनल आपको दिख रहा है, यहाँ पर एक टनल जो है वो बना दिया गया है, बहुत ही पतला सा टनल है, ठीक है। यहां से इस टनल के सेंटर पॉइंट की जो दूरी है वो d है, ओके। यहां पर बीचों बीच एक चार्ज रखा गया था माइनस का Q नॉट, कितना चार्ज रखा गया था, माइनस का Q नॉट इस पॉइंट पे, ठीक है। आपने क्या किया, आपने इस Q नॉट को डिस्प्लेस कर दिया, माइनस Q नॉट, और इसका मास m था, ये भी गिवन है, इस डिस्प्लेस्ड, ठीक है, आपने इसे थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट दे दिया, लेट अस से इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट दे दिया बाय x, डिस्प्लेस्ड बाय x। तो आपसे पूछा गया कि बताइए आगे जाके क्या होगा, तो देखिए जैसे ही आपने Q नॉट को यहाँ से डिस्प्लेस किया ना, तो ये Q नॉट का यहाँ चला जाएगा, माइनस का Q नॉट, सच दैट उसकी पोजीशन ये हो गई, ठीक है। क्या इस पे कोई फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा, जल्दी सोच के बताइए। यस, इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी। क्या आप बता सकते हैं कि r दूरी पे, मैं तो ये मान ले रहा हूं कि इसका रेडियस कैपिटल R है, इसका रेडियस कितना है, कैपिटल R है,
ये वाली डिस्टेंस मैंने मान ली स्मॉल r है और ये जो डिस्प्लेसमेंट दिया है वो क्या मान लिया मैंने x है। ये एंगल को मैं थीटा मान ले रहा हूँ, ठीक है। मेरा सवाल ये है, क्या इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखना जानते हैं? यस जानते हैं। सॉलिड स्फीयर के अंदर r दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है kq/r³ मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल r, kq/r³, या इसको एक और तरीके से याद किया जाता था ρr/3ε0। r कौन सा? छोटा वाला, ठीक है। kq/r³ इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, तो इसमें फोर्स भी तो लग रहा होगा। फोर्स कितना लग रहा होगा? देखो kqr/r³ मल्टीप्लाइड बाय चार्ज q0। चार्ज q0 क्यों मल्टीप्लाई कर दिया? फोर्स बराबर क्या होता है? qe। द फोर्स इज गिवन एज q into e। इलेक्ट्रिक फील्ड लिख ली, चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिया। अब बताओ डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगी? क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज क्या होगा? अट्रैक्ट होगा ना टुवर्ड्स द सेंटर। तो F इलेक्ट्रिकल जो लग रहा है ना, ये वाला, वो लग रहा है टुवर्ड्स द सेंटर। क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था रो r, या फिर इस टर्म्स में लिखा है तो kq/r³। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो ऐसा लिखूंगा, जिस डायरेक्शन में r है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अगर आपका चार्ज q पॉजिटिव रहा हो। लेकिन यहाँ पर चार्ज q नेगेटिव है तो फोर्स कहाँ लग रहा होगा? अंदर की तरफ लग रहा होगा, ठीक है। समझ गए आप बात को? F इलेक्ट्रोस्टैटिक पता चल गया हमें इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो इस F इलेक्ट्रिकल का एक कंपोनेंट यहाँ लग रहा होगा जो कि इस -q0 को वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे लाने की कोशिश कर रहा होगा। और ये कंपोनेंट कितना लग रहा होगा? ये कंपोनेंट लग रहा होगा Fe cos थीटा। So I can actually say the restoring force is given by Fe cos theta। restoring force इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल को क्या करेगा? वापस अपनी मीन पोजीशन पे लाने की कोशिश कर रहा है। तो लिख लेता हूं, ये हो जाएगा kqr/r³ मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा पे जाते हैं। क्या इस ट्रायंगल में आप cos थीटा बता सकते हैं? cos थीटा क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस इज x एंड हाइपोटेनस इज स्मॉल r, ठीक है। तो r से r कैंसिल हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो लग रहा है kq/r³। अगर रीस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है तो दैट मींस ये पार्टिकल क्या करेगा? यस, SHM करेगा। क्या करेगा? SHM करेगा। और SHM करेगा तो आपको पता ही है मेरा सवाल क्या होने वाला है। मेरा सवाल यही है कि इसका टाइम पीरियड फाइंड आउट कर दीजिए। इसका टाइम पीरियड फाइंड आउट करना होगा। तो टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे? देखिए, रीस्टोरिंग फोर्स पता है, F बराबर क्या लिख सकते हो? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन विल बी kq/r³ इनटू x। एक्सेलरेशन को फिर से और कुछ सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हो? ओमेगा स्क्वायर x। x से x कैंसिल आउट हो जाएगा तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी kq/mr³। और ओमेगा क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ दिस। और ओमेगा को क्या लिख सकता हूं? 2π/T लिख सकता हूं। तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2π√mr³ This is the time period. This is the time period of SHM of this charged particle minus q0। ठीक है, गुड इलस्ट्रेशन, नोट कर लीजिए।